कल हमने आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और हमने इसके बारे में जनरल डिस्कशन की थी। कल हमने बात की थी कि अगर हम बात करते हैं एक ह्यूमन बीइंग की, तो हम सबकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है? एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई है, ठीक है। वो हम सारी चीजें कर चुके थे। और उस सिंगल सेल का नाम क्या है? जायगोट है। ये कभी एक टाइम था हमारी बॉडी में ओनली सिंगल ही सेल था, उसका नाम है जायगोट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो वो जायगोट है, जायगोट डिवाइड करता है एंड डिवाइड करने के बाद एक लार्ज ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, जो आज हम खुद को देख पा रहे हैं। हम क्या है? एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। हमारी बॉडी में भी मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है। तो ये जाइगोट से मिलियंस ऑफ सेल की कहानी कि एक्चुअल में वहां पे सेल डिवीजन कैसे हो रहा है, सेल हमारा कैसे ग्रो हो रहा है, इसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है कल। जिसमें हमने देखा था कि जो हमारा जो सेल का जो साइकिल होता है, सेल जो हमारा पहले क्या करता है? ग्रोथ करता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कल हमने बात की थी कि जो सेल की ग्रोथ होती है वो कैसा प्रोसेस होता है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। सेल हमेशा ही कॉन्टिन्यूस मैनर में डिवाइड करता है, लेकिन सेल का डिवीजन एक पर्टिकुलर फेज में जाकर होता है। सेल डिवीजन हमेशा नहीं होती, लेकिन सेल ग्रोथ हमेशा ही होती रहती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो कल हम आपका ये वाला पोर्शन कर चुके थे। फिर हमने फेजेस की भी बात की थी, अगर आपको याद हो। और ये भी कहा था कि जो सेल साइकिल का जो इवेंट होता है, सबकी बॉडी में सेम नहीं होता है। कोई कोई सेल डिवीजन को आपको कंप्लीट करने में किसी किसी को 20 मिनट्स का टाइम लगता है, किसी किसी को 90 मिनट्स का। और जब हमने बात की थी अपनी ह्यूमन बींग्स की, तो हमने कहा था कि हमें टोटल कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स का टाइम लगता है एक सेल को कंप्लीट सेल डिवीजन करने में, जब 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो अब अगर मैं आप थोड़ा सा ओवर आइडिया दे देती हूँ कि कल हमने क्या चीजें की थी। हमने कल इसी के बारे में बात की थी कि जो हमारा सेल साइकिल है उसके टोटल 2 फेज होते हैं। एक होता है इंटरफेज, जिसे हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। इसमें हमारे पास जो सेल होता है वो ओनली ग्रोथ करता है। उसके बाद एम फेज है, इसी में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। लेकिन इस इंटरफेज की टोटल 3 फेजेस आते हैं। एक आता है G1 फेज, सेकंड में आता है S फेज, और G2 में आता, और थर्ड आता है G2 फेज। एस फेज काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है? डीएनए डुप्लीकेट कर जाता है। अमाउंट जो होता है डीएनए का वो डबल हो जाता है, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम। क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं होता है। आपको ये सारी चीजें याद है? बताइए। कल हम ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पे क्या क्या कल डिस्कस किया था कि सेल साइकिल में टोटल कितने फेज है? 2 फेज। सबसे पहला कौन सा फेज है? इंटरफेज है। इंटरफेज में सबसे पहला वाला फेज आता है G1 फेज, सेकंड में आता है S फेज, और थर्ड में आता है G2 फेज। जो सेल साइकिल का G1 फेज है या S फेज है या G2 फेज है, इसमें बिल्कुल भी सेल का डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवाइड नहीं करता है। इसीलिए इंटरफेज को हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं, और इसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरफेस में कुछ होता ही नहीं है। सेल क्या करता है? सेल ग्रोथ करता है। ग्रोथ का मीनिंग क्या था? कल हमने बात की थी कि मान लेते हैं एक सेल सेल एक टाइम पर ऐसा है, लेकिन ये क्या हो रहा है? अपना साइज इंक्रीज कर रहा है, इसकी ग्रोथ हो रही है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझ आ रहा है ना आपको? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, बट सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। अब एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब प्लीज एक बार मुझे मैसेज करके बताइए, जो हमने कल बात की थी कि एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। आपको क्या इसके बारे में सारी चीजें क्लियर है? याद है आपको कि कैसे से आपका डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन हमने कहा था क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आते हैं। आपको ये इन दोनों चीजों के बारे में पता है, या एक बार मैं आपको रिपीट करवाऊं? यहाँ पे दोबारा रिवाइज करवा दूं? हम एक बार रिपीट करवा दो। ठीक है, ओके।
तो कल हमने बात की थी कि हमारे पास इंटरफेस के, मैं दोबारा यहाँ पे रिवाइज करवा देती हूँ, प्लीज आज आप ध्यान से सुनना। और आज का सेशन आपका थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं होगी बायो की, तो उसकी जगह आज ही हम थोड़ा सा सेशन को थोड़ा सा लंबा लेकर जाएंगे। और आज हमें आपका माइटोसिस जो वाला जो फेज है वो हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो अभी हमने क्या बात की, जो हमारा सेल साइकिल है, टोटल कितने इसके फेज होते हैं? 2 फेज होते हैं। पहला फेज होता है इंटरफेज एंड सेकंड फेज होता है एम फेज। तो हमने बात की थी जो हमारा इंटरफेज है, इसके टोटल 3 फेज होते हैं। सबसे पहला है G1 फेज, सेकंड आता है हमारे पास S फेज एंड थर्ड आता है हमारे पास G2 फेज। एम फेज के भी इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। एम फेज के भी 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स क्या होता है? कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। सो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस के कुछ फेज होते हैं। सबसे पहला फेज आता है प्रोफेज, सेकंड फेज आता है मेटाफेज, थर्ड आता है एनाफेज एंड फोर्थ आता है टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस, साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो साइटोकाइनेसिस का मीनिंग क्या हुआ? डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे ओनली इंटरफेस से। अब प्लीज यहाँ पे एक चीज आपको बताती हूँ, आप इसको ध्यान से सुनो। देखो, जब भी सेल साइकिल चल रहा है तो सबसे पहले कौन सा फेज आ रहा है? इंटरफेज आ रहा है, एम फेज आ रहा है, यही हो रहा है ना। एम फेज के बाद इंटरफेज, देन एम फेज, इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज, एम फेज। इस तरीके से हमारा साइकिल चल रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एम फेज है वो किस किस के बीच के वो किस किस के बीच में आता है? बिटवीन द इंटरफेज, या इंटरफेज को भी कह सकते हैं। इंटरफेज किस किस के बीच में आता है? बिटवीन द 2 एम फेज, ये 2 एम फेज के बीच में आ रहा है, और एम फेज भी 2 इंटरफेज के बीच में आ रहा है। बताइए, ये लाइन समझ आई आपको? जो इंटरफेज है वो भी 2 एम फेज के बीच में आ रहा है, एंड हमारे पास जो एम फेज है वो भी 2 इंटरफेज के बीच में आ रहा है। बताइए, आपको क्या ये समझ आ रहा है कि इंटरफेज के बाद एम फेज आता है? ठीक है, ओके। अब इंटरफेज के देखिए हमने क्या कहा, 3 फेज है, मतलब G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इसके बाद क्या आएगा? एम फेज आएगा। एम फेज के बाद क्या आएगा? दोबारा G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G2 के बाद दोबारा कौन आएगा? एम फेज आएगा। एम के बाद दोबारा, इस तरीके से सीक्वेंस चलता आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। जैसे अब हम अगर बात करें तो एम फेज के बाद दोबारा हमारे पास कौन आएगा? G1 आएगा। G1 के बाद दोबारा S, देन हमारे पास अगेन G2। तो हम S फेज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि S फेज जो होता है किस किस के बीच में आता है? बिटवीन द G1 एंड G2 कह सकते हैं। S फेज जो है G1 एंड G2 के बीच में आता है। M फेज जो है वो G2 एंड G1 के बीच में आता है। ठीक है, एंड G2, G1, M और S के बीच में आता है। हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, क्योंकि
आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है, अगर आप ध्यान से उसको पढ़ोगे एक बार, अगर एक मिनट, चलो इस लाइन को तो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको करूंगी तो ये इरेज हो जाएगा हमारे पास ये वाला पेपर। वहां पे क्या लिखा है कि इंटरफेस जो होता है वो किस किस के बीच में आता है, बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज। आप देख सकते हो ना, ये देखिए इंटरफेस जो है आपका टू एम फेज के बीच का पीरियड है, देख पा रहे हो? या आप ये भी कह सकते हो कि एम फेज जो है वो हमारे पास टू इंटरफेस के बीच का पीरियड होता है, और आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। तो अभी तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई कि सेल साइकिल जो है, आपने वही जो कल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, हमने एक साइकिल बनाया था, और हमने ये भी बात की थी कि हमारे पास इसमें से अगर मैं ये पाई चार्ट बनाऊं तो इसमें से जो इतना सा फेज है ये वाला, हमारे पास ये कौन सा फेज है, एम फेज है। बाकी जितना पोर्शन आप पूरा देख रहे हो, ये पूरा फेज कौन सा है, ये पूरा फेज है हमारे पास इंटरफेज, जिसमें से सबसे पहला फेज आता है G1, फिर सेकंड में आता है एस फेज, और लास्ट में आता है G2, और फिर आता है एम फेज। समझ आ गया आपको इतना? अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे G1 फेज की, कि इस G1 फेज में क्या हो रहा है। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो ना? सेल साइकिल के टू फेज, इंटरफेज एंड सेकंड है एम फेज। इंटरफेज के तीन फेज हैं, G1, S एंड G2। अब सबसे पहले बात करते हैं G1 फेज की। तो सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिखाती हूँ, उसके बाद ही हम इधर स्विच करेंगे। अगर आप यहाँ पे सारे बच्चे एक फिगर देख पा रहे हो, हमारे पास यहाँ पे जो एक दिखाया गया है ये वाली पिक्चर, आप देख सकते हो ये एक जो सेल है, इस सेल के अंदर भी मान लेते हैं कि हमारे पास ओनली सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और फ्यूचर में जाके जो हमारा ये एक सेल है, इस सेल ने क्या करना है, यहाँ पे ये टू सेल बनाने हैं, और अपने जैसे ही सेल बनाने हैं हूबहू, जो जो चीजें इसके पास ही चाहता है कि जो दो सेल में बना उसके पास भी हो। तो आप मुझे खुद ही बताइए, इस सेल को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जितना भी कंटेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया जितने हैं, इसके अलावा गोल्जी बॉडी, आपका ईआर, राइबोसोम, क्रोमोसोम, क्या इसको सबका नंबर डबल नहीं करना पड़ेगा? अगर ये चाहता है कि जो दो सेल में फ्यूचर में जाके बनाऊं और उनको इक्वल सारी चीजें मिले जो जो मेरे पास है, तो इसको अपना सारा अमाउंट डबल करना पड़ेगा। यहाँ पे बताइए, और डबल करने के लिए इसको पहले कुछ यहाँ पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इसको प्रिपेयर होना पड़ेगा अपने लिए कि जो जो कंटेंट है जब सब कुछ मैं डबल कर पाऊंगा, तभी जो फ्यूचर में जाके जो मैं दो सेल बनाऊंगा, जिनको कल हमने नाम दिया था डॉटर सेल, कि टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो वो दो डॉटर सेल जब बनेंगे तभी इनको यहाँ पे इक्वल कंटेंट मिल पाएगा। अगर पहले जब इंटरफेज चल रहा है, अगर इंटरफेज में सबका अमाउंट क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ आया? अब यहाँ पे देखिए, ये जस्ट दोबारा ये यहाँ पे हमारे पास ओवरव्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कहानी आज हमें यही कंप्लीट करनी है कि एक हमारे पास जो सेल है ये टू सेल का फॉर्मेशन कैसे करता है, वहां पे कौन कौन से इवेंट आते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। तो कल हमने बात की थी, ये देखिए हमारे पास एक क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम की अगर आप आर्म देखो, ओनली सिंगल आर्म है। इस क्रोमोसोम की आर्म को हमने एक नाम दिया था, क्या नाम था, याद होगा सबको, क्रोमेटिड, याद है ना सबको? और इसके बीच में एक जो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जब हमारा इंटरफेज का सबसे पहला वाला फेज चलता है, कौन सा वाला, G1 फेज चलता है, किसका पोर्शन है, ये इंटरफेज का है। तो G1 फेज में पहले हमारे पास डीएनए के अंदर जो कंटेंट होता है ना, वो ऐसा नहीं होता जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पहले वो ऐसा होता है थ्रेड लाइक, सारा का सारा डीएनए जो कंटेंट होता है वो इस तरीके से स्प्रेड होता है, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन मान लेते हैं कि अब सेल को डिवीजन करना स्टार्ट करना है, तो जैसे ही जब वो इंटरफेज के G1 फेज में आता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्रोमेटिन का। आप ये सारी चीजें सेल वाले चैप्टर में पढ़कर आए हो पहले। तो सारा क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, एंड कंडेंस होने के बाद ये क्या बनाता है, कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम।
तो हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये कब नजर आते हैं? G1 फेज में। लेकिन इंटरफेज का जो G1 फेज होता है ना, इतना अच्छे तरीके से नजर नहीं आता जितना आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन आप जस्ट ओनली समझने के लिए कि हमें इस तरीके से नजर आ रहा है। और एक क्रोमोसोम के पास कितनी आर्म्स है? ओनली सिंगल आर्म है। इस सिंगल आर्म को हम कहते हैं क्रोमेटिड कहते हैं, आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। और ये कब है? G1 फेज में है। अब देखिए क्या हुआ, जो हमारा एस फेज है, एस फेज में क्या होता है? कल भी हमने बात की थी कि जो हमारा अमाउंट है किसका? डीएनए का, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। अब इसका मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, क्रोमोसोम किससे बना होता है? बहुत बार हम कर चुके हैं। किसका बना होता है क्रोमोसोम? ये जो क्रोमोसोम है ये बना हुआ किसका है? ये वेरी गुड, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन का। ये देखिए यहाँ पे साइड में बनाया गया है ना, सबको पता होगा। डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो आर्म्स आप देख पा रहे क्रोमोसोम की, इसमें डीएनए और कुछ नहीं है, और साथ में हिस्टोन प्रोटीन होती है। अब हम कह रहे हैं कि जब एस फेज होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है? अब यहाँ पे देखिए, G1 फेज में हमारे पास क्रोमोसोम ऐसा था, यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ, ये G1 फेज की कहानी है। अब जैसे ही मेरा मेरा ये क्रोमोसोम एस फेज में गया, तो ये क्या करता है? अपनी कॉपी बना लेता है, अपनी डुप्लीकेट हो गया। और क्या डुप्लीकेट हुआ? इसका डीएनए। इसके अंदर क्या है? ये डीएनए ही है। अब देखिए यहाँ पर जो डीएनए था पहले ऐसा था, और देखिए अब इसकी ये दोनों की दोनों क्या होगी? कॉपी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है? अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1n है, तो यहाँ पे 2n हो गया। बताइए यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हुआ है? सबको दिख रहा है यहाँ पे कि जब एस फेज आया तो जितना भी अमाउंट जो था डीएनए का, वो क्या हो गया? आपका डबल हो गया। अब डबल क्यों हुआ है? क्योंकि इसको आगे जाके सेल को डिवाइड करना है, एंड जब सेल डिवाइड होगा तो उसको इक्वल इक्वल कंटेंट देना है। अगर वो चाहता है कि इसको इक्वल कंटेंट मिले, तो उसको पहले उसका डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। एंड डीएनए का डुप्लीकेशन को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। कल भी बताया था रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए से किसका फॉर्मेशन होना? डीएनए का ही फॉर्मेशन होना। ये देखिए ये डीएनए है, और डीएनए से डीएनए बन गया। लेकिन हम कहते हैं एस फेज में ओनली डीएनए का अमाउंट ही डबल होता है, लेकिन हमारे पास जो अमाउंट है क्रोमोसोम का वो सेम रहता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर भी क्रोमोसोम एक ही होता है। अब मैंने कल भी आपको बताया था कि प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको यहाँ पे टू आर्म्स नजर आ रही है, आप बोलोगे यहाँ तो दो क्रोमोसोम हो गए। लेकिन क्रोमोसोम की पहचान कैसे करते हैं? इस कॉन्स्ट्रिक्शन से। एक क्रोमोसोम के पास जितने सेंट्रोमेयर होंगे, क्रोमोसोम का नंबर भी उतना ही होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 वाला केस, कितने सेंट्रोमेयर है? ओनली 1 है। यहाँ पर भी 1 ही सेंट्रोमेयर है। तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम का नंबर 1 है, और यहाँ पर भी क्रोमोसोम का नंबर 1 ही है। लेकिन क्या हुआ है? ओनली अमाउंट जो था डीएनए का वो आपका डबल हो गया है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया है? डबल हो गया है। अब देखिए आर्म जो थी क्रोमोसोम को, क्या कह रहे थे इसको हम कह रहे थे क्रोमेटिड। क्रोमेटिड कह रहे थे ना। अब ये जो आर्म है क्रोमोसोम की, देखिए ये वाली आर्म भी डुप्लीकेट हो गई, और ये वाली आर्म भी डुप्लीकेट हो गई। इसने अपने जैसा बना लिया, इसने अपने जैसा बना लिया। तो इन दोनों आर्म को हम एक नाम दे देते हैं, और इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। तो हमें क्या नजर आता है इस फेज में? सिस्टर क्रोमेटिड नजर आते हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर आप देखो हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम की ओनली सिंगल आर्म है, और यहाँ पे देखिए टू आर्म्स हो चुकी हैं। तो ये जो आर्म है क्रोमोसोम की, इसे ही हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और इसमें क्या हुआ है? यहाँ पर एक डीएनए था, यहाँ पर हमारे पास डीएनए था, और यहाँ पे देखिए डीएनए क्या हो गया है? डबल हो गया है। आपको इसके बारे में कुछ समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको और बताती हूँ।
G1 फेज में हमने क्या कहा, G1 फेज में हमारे पास हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, और S फेज में क्या हुआ, डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई, मतलब डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई, डीएनए डुप्लीकेट कर गया, एक ही बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए से डीएनए सिंथेसिस हुई, जब डीएनए ने डीएनए को बनाया, रेप्लिकेशन किया, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, ये ऐसे ही हो गया क्या? बस ये सिंगल स्टेप प्रोसेस था कि डीएनए था, ओके, G1 फेज में डीएनए था और यहाँ से डीएनए बन गया? तो बिल्कुल भी ये हमारे पास कोई एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। जब एस फेज में डीएनए से डीएनए बनना होता है, तो इस सेल को बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। इसको बहुत सारी प्रोटीन चाहिए होती है, बहुत सारे एंजाइम चाहिए होते हैं, बहुत सारा कंटेंट चाहिए होता है। तो जितना भी कंटेंट एस फेज में हमें डीएनए से डीएनए बनाने के लिए चाहिए, वो सारा कंटेंट कहाँ पे बनता है, इस G1 फेज में बनता है। तभी एस फेज में आकर क्या होता है, अमाउंट जो है डीएनए का वो डबल हो जाता है, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम। क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। आपको ये लाइन समझ आई? आप मुझे बताइए। आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज एक बार मुझे इन्फॉर्म कीजिए। क्या आप डीएनए के कंटेंट में और क्रोमोसोम के नंबर में इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? सिंथेसिस का मतलब ये है परिणीति कि यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। मतलब मान लेते हैं कि इस सेल के अंदर आपका डीएनए, एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे 10 डीएनए थे, तो एस फेज में जाके हमारे पास 20 डीएनए हो जाएंगे, अमाउंट डबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 थे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। अब क्यों हो रहा है वो? तो रीजन यही है क्योंकि जो ये सेल है ना, फ्यूचर में जाके इसको 2 सेल बनाने हैं, और जब ये 2 सेल बनाएगा तो मैंने कहा कि इसको अपने जैसे ही बनाने हैं। तो अगर ये चाहता है कि जितनी प्रॉपर्टी मेरे पास है, मैं उतनी ही प्रॉपर्टी अपने आने वाले बच्चों को दूं, तो क्या उसको डबल नहीं करना पड़ेगा इसको? जब ये डबल करेगा अपनी सारी की सारे पार्ट्स, तभी तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा ना यहाँ पे। अब मान लेते कि 10 था, डुप्लीकेट कर ही नहीं पाया, तो अभी 5-5 दे पाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, मैं तो पूरा 10-10 ही दूंगा, जितना मेरे पास है इसको भी 10 दूंगा, इसको भी 10 दूंगा। तो यहाँ पे यही मतलब है कि डी वो हर एक चीज यहाँ पे डबल कर रहा है, हर एक चीज डबल। क्लियर हो रहा है परिणीति? सिंथेसिस मतलब कुछ ना कुछ बनना वहां पे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्या है, अब सेल के अंदर आपको पता है बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है, गोल्जी बॉडी, ईआर, जितनी भी ऑर्गेनेली थी उन वो सारी भी डुप्लीकेट होती है, सबका नंबर डुप्लीकेट होता है, हर एक चीज सेल की डुप्लीकेट होनी है। तो जितना भी सेल की ऑर्गेनेलीज का जो डुप्लीकेशन होता है ना, वो भी हमारे पास G1 फेज में आकर ही होता है। कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जो बच जाती हैं, वो हमारे पास एस फेज के बाद G2 में जाके बनती है, लेकिन सारी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेली G1 फेज में ही बन जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको भी यहाँ पर यही चीज बताई कि हमारे पास ये जो G1 फेज है, इसको हम बोलते हैं कि सेल हमारा ग्रो कर रहा है। ग्रो का मतलब कि मान लेते हैं पहले सेल ऐसा छोटा था, अभी बड़ा हो गया। अब बड़ा कैसे हुआ? जब इसके अंदर का जो कंटेंट था वो इंक्रीज हो गया, यही मतलब है ना। लेकिन एस फेज में आकर क्या हुआ, हमारे पास जो अमाउंट जो था डीएनए का वो क्या हो गया, डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम वैसा का वैसा ही है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार जस्ट ओनली मैं यहाँ पे रीड करती हूँ, अगर आपको क्लियर हो गया तो भी ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो मैं यहाँ पे दोबारा आपको बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो जैसे अभी हमने कहा सेल साइकिल में 2 फेज है। पहला है इंटरफेज, जिसे नॉन डिवाइडिंग फेज कहते हैं। इसके अंदर 3 फेज है, G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एनसीईआरटी की पहली लाइन क्या कहती है, M phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occur। तो मैं आपको काफी टाइम से बता रही हूँ, M phase में ही एक्चुअल में सेल डिवीजन होती है, उसी को कहते हैं माइटोसिस, मतलब माइटोसिस को ही बोलते हैं सेल डिवीजन होना। लेकिन इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं करता है, ओनली वहां पे वो प्रिपरेशन कर रहा है, अपना साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ा रहा है, लेकिन डिवीजन नहीं कर रहा है। कहां पे होती है? एम फेज में होती है। एंड इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज
बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज, यही हो रहा है ना। ये देखिए, इंटरफेज के बाद कौन सा फेज आता है? एम फेज आता है। एम फेज के बाद दोबारा इंटरफेज आता है, दोबारा एम फेज आएगा, इंटरफेज आएगा, एम फेज आएगा, इंटरफेज आएगा। तो इंटरफेज देखिए किस किस के बीच में आ रहा है? दो एम फेज के बीच में आ रहा है इंटरफेज, आ रहा है इंटरफेज दो एम फेज के बीच में। तो इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज। दो एम फेज के बीच में आ रहा है इंटरफेस। बताइए, लाइन समझ आई? इंटरफेस क्या बता रहा है? द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेज। दो एम फेज के बीच का जो फेज है उसको बोलते हैं इंटरफेस। इस तरीके से आप किसी को भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे इस पाई चार्ट से देख पा रहे हो, तो कल भी बहुत बार डिस्कस किया, अभी भी किया है, कि जो भी सेल है, मान लेते हैं किसी भी सेल का 24 आवर्स का साइकिल है, मतलब 24 घंटे में ही एक सेल से दो सेल बनाएगा। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल होते हैं ना, एक सेल को दो सेल बनाने में कम से कम पूरे एक दिन का टाइम लगता है। तो एक दिन का टाइम तो उसको लग रहा है, जिसमें से 23 आवर्स मतलब 93% जो हमारा सेल का साइकिल है वो इंटरफेज में चलेगा, प्रिपरेशन में चलेगा। ओनली 1 आवर का टाइम लगेगा इस एम फेज में, जब सेल को डिवाइड करना है। बाकी ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं ना, आपकी जो बैक्टीरिया होती है, एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, सबने सुना होगा। तो ई कोलाई जब डिवाइड करता है, तो ये एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया 20 मिनट में ही बना देता है। सोचो, ओनली 20 मिनट्स में ही इसने एक से दो कॉपी बना ली। लेकिन अगर अपनी बात करते हैं ह्यूमन बीइंग में, तो एक से दो बनती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इकोलाई की बॉडी बहुत ज्यादा सिंपल है, इसलिए वहां पे कम टाइम लग रहा है। अगर हम बात करते हैं यीस्ट की, तो यीस्ट आप सबको पता क्या होती है? फंजाई होती है। क्या नाम होता है इस फंजाई का? सैक्रोमाइसिस सेरेवसी, जिसका यूज हम ब्रेड बनाने में भी करते हैं, सुना होगा आपने बहुत बार। तो इस यीस्ट को एक सेल से दो सेल बनाने में ओनली 90 मिनट का टाइम लगता है, मतलब 1.5 आवर का टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है हमारे पास कि it is significant to note that 24-hour average duration of cell cycle of human being, cell division proper lasts for only about an hour। तो आपको समझ आ रहा है, जो ह्यूमन सेल, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेल होते हैं, उसको पूरे के पूरे सेल साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, कितना ड्यूरेशन लगता है? 24 आवर्स का। और उन 24 आवर में से जो सेल डिवीजन है, मतलब जो एम फेज है, वो कितना टाइम रहती है? ओनली अबाउट एन आवर, मतलब 1 आवर का टाइम लगेगा उसको। कहाँ पे? आपका एम फेज में। लेकिन इसका मतलब क्या है कि 23 आवर्स वो अपना कहाँ पे स्पेंड कर रही है? इस इंटरफेज में कर रही है। तो इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। 100% में से 95% जो हमारा सेल है वो इंटरफेज में रहेगा। 5% और ओनली 1 आवर का टाइम लगेगा जब उसको सेल को डिवाइड करना है। अब एम फेज में क्या होता है? मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, जिसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो एम फेज में क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, मतलब उसमें क्या होता है? सेपरेशन होता है डॉटर क्रोमोसोम का। अभी डॉटर क्रोमोसोम क्या है? अब दोबारा आप एक बार इस फोटो को देखिए। अब ये भी जो हमने यहाँ पे देखा, अगर आप यहाँ पे इसको देख पा रहे हो, यहाँ पे जस्ट ओनली इसी को देखना, ओनली समझने के लिए, डिटेल में तो बाद में डिस्कस करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 कॉपी थी क्रोमोसोम की, यहाँ पर भी 1 कॉपी ही है, लेकिन अमाउंट जो था वो डीएनए का डबल हो गया था। और बाद में आप देखिए, ये हमारे पास जब सेल डिवाइड किया, दो सेल बने, तो इसकी जो एक वाला पोर्शन इधर चला गया, एक इधर चला गया। यहाँ पे ये देखिए, ये न्यूक्लियस ही है ना, न्यूक्लियर कंटेंट ही है क्रोमोसोम। यहाँ पे ये जो हमारा क्रोमोसोम है वो आपके डिवाइड कर गए, दो सबको, दोनों को एक ही कॉपी मिल गई। ये देखिए जैसे पेरेंट की तरह मिल गया। तो कैरियोकाइनेसिस में देखिए क्या हुआ, पहले तो न्यूक्लियस हमारा डिवाइड करता है, जो यहाँ पे लिखा है। एम फेज में क्या हुआ, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और बाद में सेपरेशन हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद सेपरेशन हो जाएगा, कहाँ पे होगा? डॉटर क्रोमोसोम में, जिसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, एंड इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन। सेल का डिवीजन नहीं होता, लेकिन सेल प्रिपेयर होता है सेल की डिवीजन के लिए। और प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि सेल ग्रो भी करेगा। देख रहे हो ना, सेल छोटा है
ग्रो कर रहा है, और साथ ही साथ में डीएनए की रेप्लिकेशन भी करेगा ऑर्डरली मैनर में। अब आप मुझे बताइए डीएनए रेप्लिकेशन कहां पर हुआ है? सेल ग्रो तो हो ही रहा है, G1 फेज में सेल ग्रो करता है, S में भी करता है और G2 में भी करता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज के कौन से वाले फेज में होता है? G1 में होता है, S में होता है कि G2 में होता है? सारे बच्चे मुझे आंसर करेंगे। हाँ जी, वेरी गुड परिणीति, बताइए। अमनजोत, दिव्यम, स्वागत। बताइए डीएनए की रेप्लिकेशन कौन से वाले फेज में हो रही है? इंटरफेज में। हमने यही कहा ना, यहाँ पे सेल क्या हो रहा है? प्रिपेयर हो रहा है डिवीजन के लिए, सेल की ग्रोथ करवा के भी और डीएनए का रेप्लिकेशन करके भी, लेकिन डिवाइड नहीं करता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, डीएनए का रेप्लिकेशन कौन से वाले फेज में हो रहा है? प्लीज सारे बच्चे आंसर करेंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है, आप प्लीज मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। दिव्यम, स्वागत, आंसर दीजिए। हाँ जी, ठीक है, गुड, स्वागत। दिव्यम आप बताइए। वेरी गुड, बताइए दिव्यम। एस फेज, गुड। अमनजोत, G2 फेज में नहीं होता है, S फेज में होता है। ये देखिए ना, अभी हमने यही तो बात की, हम इतनी देर से यही तो बात कर रहे हैं कि जब G1 के बाद S फेज आता है ना, वहां पर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, अमाउंट जो है डीएनए का वो वहां पर डबल हो जाता है। G2 फेज में नहीं होता है। G1 में देखिए सेल ग्रोथ करता है, S में डीएनए की रेप्लिकेशन हो रहा है, और G2 में दोबारा वो प्रिपेयर हो चुका है अब सेल की डिवीजन के लिए। तो ध्यान रखना मनजोत, डीएनए का एप्लीकेशन एस फेज में जाकर होता है, ठीक है, G2 में नहीं होता है। तो अगेन आप दोबारा देखिए, यहाँ पर देखिए वही चीज दोबारा ही यहाँ पे दिखाई गई है जो भी हमने यहाँ पे देखा। हमारे पास देखिए सबसे पहले कौन सा फेज है? G1 फेज है, देन S फेज है, और उसके बाद है G2 फेज। अब देखिए यहाँ पे पूरा इंटरफेज ही है। अगर अब आप यहाँ पे ड्यूरेशन भी देख पाओ तो प्लीज आप मुझे स्पाई चार्ट को देख के बताइए, इंटरफेज में भी सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगता है? G1 में लगता है, S में लगता है कि G2 में लगता है? देख के बताइए क्या लग रहा है आपको। हाँ, गुड गुड। कहाँ पे लग रहा है? एस फेज में लग रहा है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ये देखिए ना, देखो सबसे बड़ा ड्यूरेशन इंटरफेज में भी 3 है, G1, S और G2, बट सबसे ज्यादा इंटरफेज में भी टाइम कहाँ लगता है? एस फेज में। जब हम क्या करते हैं? सिंथेसिस करते हैं। किसका सिंथेसिस करते हैं? डीएनए की सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पर डीएनए का अमाउंट 1 था और यहाँ पे 2 हो गया है। अगर यहाँ पे 2 था तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 10 था यहाँ पे 20 हो जाएगा। समझ रहे हो ना डबल का मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखिए G1 फेज को हम गैप 1 फेज भी कहते हैं, S फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, G2 फेज को हम गैप 2 फेज भी कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है M फेज, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और लास्ट में आता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो अभी मैंने आपको बताया, अब उसी की अभी हम यहाँ पे थ्योरी रीड करेंगे। तो प्लीज आप ध्यान से सुनना सारी की सारी बातों को। नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर देंगे। अब G1 फेज में देखिए क्या हो रहा है। अब एक चीज और पहले मैं यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ। इंटरफेज में अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, क्या क्या था हमारे पास? सबसे पहले इंटरफेज में G1 आता है, G1 के बाद S आता है, S के बाद G2 आता है, G2 के बाद कौन आता है? M आता है, M के बाद अगेन G1, फिर S आएगा, G2 आएगा, फिर दोबारा M आएगा, M के बाद दोबारा G1 आएगा, G1 के बाद दोबारा S आएगा। ऐसे ही चल रहा है। अब आप मुझे देख के बताइए G1 फेज किस किस के बीच में आता है? M फेज और S फेज के बीच में आता है। देखिए G1 फेज जो है M फेज और S फेज के बीच में आ रहा है। तो देखिए पहली लाइन ही हमें क्या कह रही है? G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड टू इंटरवल बिटवीन
किस किस के बीच का इंटरवल है? एम फेज को क्या कहते हैं? एम फेज को ही बोलते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस एंड एस फेज के बीच में आ रहा है। तो G1 फेज किस किस के बीच का इंटरवल है? बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज में क्या होता है? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, बताइए। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एम फेज में सेल का डिवीजन होता है। तो G1 फेज जो है वो किस किस के बीच का इंटरवल है? माइटोसिस के बीच का एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो एस फेज में जाकर होता है। अब हमारे पास इस G1 फेज में क्या हो रहा है? जब G1 फेज है सेल का, तो सेल क्या है? मेटाबॉलिकली क्या है? एक्टिव है। एक्टिव का मतलब ये है कि वो यहाँ पे अपनी ग्रोथ करवा रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही है। एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि G1 फेज में जो हमारा सेल होगा वो आपका ग्रो ही करता जा रहा है। मान लेते कि पहले सेल मेरा इनिशियली ऐसा छोटा सा था और बाद में देखिए वो ऐसे करते करते क्या वो बड़ा हो रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, मतलब अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है G1 फेज में। जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कहां पर होता है? एस फेज में होता है। लेकिन G1 फेज में सेल कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता है लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल नहीं करता है, डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है। तो डीएनए रेप्लिकेट कहां पर होगा? एस फेज में, जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। आप सिंथेसिस फेज क्यों बोलते हैं? यही रीजन है क्योंकि यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होता है, न्यू डीएनए बनता है पुराने वाले डीएनए से। तो एस फेज को ही कहते हैं सिंथेसिस फेज। मार्क द पीरियड। अब बताइए, आप खुद ही बताइए मुझे, एस फेज किस किस के बीच में आ रहा है? जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। एस फेज किस किस के बीच में आ रहा है? किस किस के बीच का इंटरवल है ये? G1 एंड G2 का। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए G1 एंड G2 का है एस फेज। तो एस फेज में देखो क्या लिखा है, मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विद डीएनए सिंथेसिस। अब देखिए जो हमारा एस फेज है उसमें क्या हो रहा है? ड्यूरिंग द मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, रेप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे। एंड G1 एंड G2 के बीच का ये क्या है? इंटरवल है। और इस पीरियड में क्या हो रहा है? डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। डीएनए की सिंथेसिस को ही हम बोलते हैं रेप्लिकेशन होना, मतलब डीएनए का अमाउंट डबल होना। अब ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होता है? अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। हर एक सेल में क्या होता है? अमाउंट जो है डीएनए का वो डबल हो जाता है। अगर एक सेल में पहले एक डीएनए था वो 2 हो जाएगा, अगर 2 था तो 4 हो जाएगा, 10 थे तो 20 हो जाएंगे। मतलब पर सेल में जितना भी डीएनए है सारा अमाउंट डबल हो जाएगा। मान लेते हैं अगर इनिशियल अमाउंट जो है डीएनए का किसी भी सेल में क्या था? 2C था, तो वहां पर बाद में वो कितना हो जाएगा? इट इंक्रीजेस टू द 4C। However, there is no increase in the chromosome number। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन वहां पे क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं होगा। मान लेते हैं कि इफ द सेल हैज डिप्लॉयड 2n क्रोमोसोम एट द G1, अगर G1 में हमारे पास 2n था क्रोमोसोम का नंबर, तो आफ्टर द एस फेज भी क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहेगा, 2n ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। अब इसको मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ये अगेन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। अब इसको मैं आपको बताती हूँ। देखो इन्होंने क्या कहा कि मान लेते हैं कि पहले हमारे पास डीएनए का अमाउंट कितना था? 2C था। ब्लैंक पेज ही ले लेते हैं, एक मिनट। मान लेते हैं हमारे पास एक सेल है, उन्होंने क्या कहा था? इनिशियली कितना है? 2 है। 2 क्रोमोसोम बना लेते हैं यहाँ पे, एक क्रोमोसोम ये वाला है और सेकंड क्रोमोसोम ये वाला है। अब इस क्रोमोसोम के पास भी डीएनए है, इसके पास भी डीएनए है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का अमाउंट कितना है? मान लेते हैं 2C है ना, 2C। एक डीएनए ये है, डीएनए ये है, और क्रोमोसोम का नंबर भी कितना ही है? वो भी 2 ही है। 2 क्रोमोसोम है ना, यहाँ पे 2 सेंट्रोमेयर नजर आ रहे हैं हमें यहाँ पे एक सेल के अंदर। तो क्रोमोसोम का नंबर भी कितना हो गया? 2 ही हो गया। 2 क्रोमोसोम लिख देते हैं। और 2 ही कितने हो गए? 2 ही डीएनए हो गए यहाँ पे। और ये कौन से वाले फेज में? ये हमारे पास G1 फेज में है। G1 फेज के बाद कौन सा फेज आया? अब आया हमारे पास एस फेज।
एस फेज में क्या हुआ, सेल यहाँ पे छोटा था, G1 में काफी बड़ा हो गया। अब एस फेज में जब आया तो मेरे पास जो ये वाला था, पहले वाला था, इसने क्या काम किया, अपनी कॉपी बना ली। ये देखिए, इस पहले वाले, ये क्रोमोसोम नंबर 1 और ये 2 है, तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 था, इसने क्या किया, देखिए अपना अमाउंट जो था डीएनए का डबल कर दिया। देख पा रहे हो, डीएनए डबल हो गया है। क्रोमोसोम नंबर 2 था, उसने भी अपने अपने आप को कॉपी कर लिया, डीएनए को डबल कर लिया। ये देख लीजिए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम डीएनए कितना है, 1 2, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 डीएनए हो गए। यहाँ पे 4 डीएनए के स्ट्रैंड मिल चुके हैं हमें, 1 2 3 4। लेकिन सेंट्रोमर देखिए, यहाँ पर 1 2, इस सेल में भी 2 सेंट्रोमेयर थे, और यहाँ पर भी 1 2, 2 ही सेंट्रोमेयर है। तो क्रोमोसोम का नंबर तो सेम ही है, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया है, डबल हो गया है। समझ आ रहा है आपको, उस लाइन का मीनिंग समझ आया? अगर आपको उस लाइन का मीनिंग समझ में आ गया है, तो अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर और दीजिए। मान लेते हैं किसी भी G1 फेज में वहां पे डीएनए का अमाउंट है 15, तो आप मुझे बताइए एस फेज में डीएनए का अमाउंट कितना होगा। और मान लेते हैं कि G1 में क्रोमोसोम का नंबर था 10, तो आप मुझे ये बताइए एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर कितना रहेगा, आंसर दीजिए। गुड परिणीति, आपने एकदम सही आंसर दिया है। अमनजोत, दिव्यम, स्वागत, आप लोग भी आंसर दीजिए। डीएनए 30, क्रोमोसोम नंबर 10। गुड, चलो ठीक है। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, एक मैं आपसे एक क्वेश्चन आपसे और पूछती हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे देना, ठीक है? पहले मैं आपसे कुछ पूछ लेती हूँ, मुझे ये बताइए, एक ह्यूमन बीइंग में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हमारे बॉडी के हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46, 46। और कितने पेयर होते हैं? 23। 23 होते हैं। ओके, वेरी गुड जी, ठीक है। ओके स्वागत, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी दोबारा, आपको उसका आंसर देना है मुझे, ठीक है? तो स्वागत, देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये कहा कि मान लेते हैं मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है? ध्यान से समझना इस बात को। और इस सेल के अंदर क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम तो ये वाला है, देखिए जो भी मैं बना रही हूँ, मैं जो बना रही हूँ ना, प्लीज आप उसको साथ में देखते जाइए। एक क्रोमोसोम ये वाला है, और सेकंड क्रोमोसोम ये वाला है, ठीक है? और इस क्रोमोसोम में मैं यहाँ पे थोड़ा ना कलरफुल पेन यूज कर लेती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए, जो मैं ये रेड रेड दिखा रही हूँ ना, ये क्या है, डीएनए कंटेंट है। क्योंकि हमने बात की थी क्रोमोसोम किससे बनता है, डीएनए से बनता है, प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बनता है, यही बात की थी ना? तो अभी चलो प्रोटीन छोड़ दो, ओनली डीएनए की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। तो जब सेल का G1 फेज है, अब देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 ही क्रोमोसोम है, आपके 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं, जस्ट अभी हम यहाँ पे 2 से समझ रहे हैं यहाँ पे कि G1 फेज में मेरे पास अभी इनिशियली कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम नंबर 1 ये वाला है, चलो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे, इसको चलो और ही उससे समझ लेते हैं। और सेकंड क्रोमोसोम ये वाला है, ये ग्रीन वाला, अरे सॉरी, सेकंड क्रोमोसोम ये वाला है,
पहला वाला रेड वाला है और सेकंड वाला है ग्रीन वाला। अभी जीवन में है। अब आप मुझे अगर देख के बताओ, ये जो रेड रेड मैंने यहाँ पे और ये ग्रीन वाला किया है, टोटल डीएनए कितने हैं? 2 हैं। एक डीएनए ये वाला है और एक डीएनए ये वाला है। तो एक और एक 2 होते हैं, तो कितना हो गया यहाँ पे डीएनए? 2 हो गया डीएनए का अमाउंट। अब क्रोमोसोम काउंट करो, कितने क्रोमोसोम है? तो मैंने आपको क्या कहा था, क्रोमोसोम काउंट कैसे करते हैं? जितने सेंट्रोमेयर होते हैं, ये बीच में जो कॉन्स्ट्रक्शन है क्रोमोसोम के अंदर, इसी को सेंट्रोमेयर बोलते हैं। तो जितने सेंट्रोमेयर होंगे उतना ही क्रोमोसोम का नंबर होगा। तो यहाँ पर कितने सेंट्रोमेयर है? एक ये वाला, एक ये वाला, 2 सेंट्रोमेयर है। तो क्रोमोसोम भी कितने हो गए हैं? 2 ही हो गए हैं क्रोमोसोम। स्वागत, पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपको इतना समझ आया कि यहाँ पे इस सेल के अंदर 2 डीएनए है और 2 ही क्रोमोसोम है, और कौन से वाला फेज है? G1 फेज है। ठीक है, आप मुझे माइक ऑन करके भी बता सकते हो। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। जो G1 फेज था, इसने क्या काम किया? अब पहले इसका सेल का साइज ऐसा था। अब इस फेज में क्या हुआ, सेल थोड़ा बड़ा हो गया, इसने अपना साइज थोड़ा बड़ा कर लिया, लेकिन अभी भी G1 फेज में ही है। साइज बड़ा हो गया है सेल का, लेकिन अगर देखेंगे ना, अंदर अभी भी यही सब कुछ है। 2 ही क्रोमोसोम है, जो अभी मैं आपको यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, 2 ही क्रोमोसोम है और डीएनए भी उतना ही जितना जितना था, अभी भी वैसा का वैसा उतना ही है। बस सेल थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब आपका ग्रो कर गया ये साइज में। लेकिन जब हमारा यही सेल एस वाले फेज में गया, तो बड़ा तो G1 ने इसको कर दिया था। अब एस फेज में देखिए क्या होता है। अब ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, मतलब यही वाला, ये 1 है, ये 2 है। अब एस फेज में क्या हुआ, जो मेरा ये क्रोमोसोम था G1 में, ये जो आर्म है क्रोमोसोम की, आर्म है, इस आर्म को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं। मुझे कितनी क्रोमेटिड नजर आई पर क्रोमोसोम? ओनली 1 ही नजर आ रही है, ओनली 1। अब देखिए यहाँ पे एस फेज में क्या हुआ, जो मेरे इस क्रोमोसोम की ये वाली क्रोमेटिड थी, इसने खुद को डुप्लीकेट कर लिया। ये तो पुराने वाली थी, देखिए ये वाली, ये पुराने वाली, इसको मैं लिख देती हूँ ओल्ड 1। लेकिन साथ ही साथ में इसने एक नई बना दी, जहां पे मैं लिख रही हूँ एन। एक पुरानी थी ओल्ड और एक इसने नया बना दिया, अपने जैसे ही बना दिया। और जो नीचे वाली आर्म थी, एक तो पुरानी थी ओल्ड वाली, और एक इसने नई बना दी, इसने न्यू बना दी। किसने? क्रोमोसोम नंबर 1 ने। अब क्रोमोसोम नंबर 2 की बात करते हैं। 2 ने भी ऐसे ही किया, एक इसकी पुराने वाली आर्म थी, ये वाली पुराने वाली बना दो, दोनों की दोनों आर्म ओल्ड ओल्ड, जिसके ऊपर क्या है? डीएनए है। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, इस ओल्ड वाले ने भी अपने आप को डुप्लीकेट कर दिया, न्यू बना दिया यहाँ पे, और इसने भी खुद को न्यू कर दिया। तो जब ये इसने अपना अमाउंट डुप्लीकेट किया, अपने जैसा कुछ बना लिया, तो यहाँ पे डीएनए 1 2 2 थे, बट यहाँ पे डीएनए 1 2 3 4 4 नहीं हो गए डीएनए। तो डीएनए का अमाउंट डबल हो गया एकदम, जितना पहले था उससे एकदम डबल हो गया। 10 था तो 20 हुआ, 20 हुआ तो 40, 50 हुआ तो 100, जितनी मर्जी आप करके देख लो। अगर यहाँ पे मैं 100 डीएनए बना रही हूँ, तो यहाँ पे 200 हो जाएंगे ना फिर वो, क्योंकि सारे के सारे डीएनए यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे। लेकिन देखिए G1 में सेंट्रोमेयर कितने थे? 2 थे, 1 और 2। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी भी 2 ही सेंट्रोमेयर है, और मैंने कहा जितने सेंट्रोमेयर होते हैं उतने ही क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर मुझे देखिए क्रोमोसोम अभी भी 2 ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी 2 थे, यहाँ पर भी 2 है, बट चेंज कहाँ आया है? क्रोमोसोम के नंबर में। और सेकंड, G1 फेज में मुझे ओनली क्रोमेटिड नजर आ रहा था, लेकिन अब देखिए इसने ओल्ड वाले ने अपने जैसा बना दिया। अब इसकी बहन होगी ना ये साथ में, तो उसको हमने नाम दे दिया सिस्टर क्रोमेटिड, कि जैसा खुद था अपने जैसा ही बना दिया, अपने जैसे इसने बहन बना दी, तो नाम दे दिया सिस्टर क्रोमेटिड। तो एक सिस्टर क्रोमेटिड ये हो गई और दूसरी सिस्टर क्रोमेटिड ये वाली हो गई। समझ आ रहा है आपको? स्वागत, समझ में आया अब आपको? अब कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके, अगर सबको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया है, अब इसके बाद फिर मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। अब उसको बताऊंगी नहीं, पहले आपसे खुद ही पूछूंगी मैं। तो अब आप मुझे वो चीज बताइए,
हमारा जो ह्यूमन बीइंग का जो सेल है, ह्यूमन बीइंग का सेल बना रहे हैं यहाँ पे, एक सेल है ह्यूमन बीइंग का, और जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे पूछा ह्यूमन बीइंग के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, आपने कहा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर होते हैं। अब पेयर ही क्यों होते हैं इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास जो 23 पेयर हैं, अब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ना इस तरीके से, ये देखिए, ये पहला पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, ये हमारे पास थर्ड पेयर हो गया। इस तरीके से करते करते कितने पेयर है टोटल? 23 पेयर है। और इन सारे पेयर में से जो एक क्रोमोसोम है वो मदर से आया है हमारी बॉडी में, जो मदर से आता है उसे कहते हैं मैटरनल क्रोमोसोम, और एक क्रोमोसोम फादर से आया है। जो क्रोमोसोम फादर से आया है उसे हम कहते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्रोमोसोम नंबर 1 के भी 2 सेट है, क्रोमोसोम नंबर 2 के भी सेट है, 3 के भी 2 सेट है, चौथा बना लो। क्रोमोसोम नंबर 4 के भी 2 सेट है। तो जितने भी 23 क्रोमोसोम 23 पेयर है, मतलब जो 46 क्रोमोसोम है, सबके 2 पेयर है ना यहाँ पे। अगर मैं ये सेल बनाऊं तो जो क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, इसका भी हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 सेट हुआ 1 क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम नंबर अगर 2 बना रही हूँ, मान लेते हैं ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, इसकी भी 2 सेट है। क्रोमोसोम नंबर 3 बना रही हूँ, इसकी भी 2 सेट है। 4 बना लो, इसकी भी 2 सेट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हर एक मतलब क्रोमोसोम के हमारे पास 2 सेट है। तो हमारे पास एक सेल में कितने सेट है? 2 सेट है, 2 सेट क्रोमोसोम के। तो इस 2 सेट को ही हम बोलते हैं डिप्लॉयड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। 2n का मतलब होता है डिप्लॉयड, और डिप्लॉयड का मतलब होता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, कि हमारे पास हर एक क्रोमोसोम के 2 सेट हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है जो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, कि मान लेते हैं G1 फेज में हमारे पास क्रोमोसोम का मतलब जो सेट था वो 2n था। चलो एक मिनट, वेट वेट वेट, क्वेश्चन बाद में पूछती हूँ, एक चीज आपको और बता देती हूँ पहले। अब मान लेते हैं एक सेल ऐसा है यहाँ पे साथ में। अब देखिए ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला सेल कैसा हुआ? ये हुआ 2n, डिप्लॉयड हो गया ये वाला। अब मान लेते हैं एक सेल मेरे पास ऐसा है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम 4 दिखाते हैं, यहाँ पे भी 4 ही दिखा लेते हैं। नहीं, ऐसे यहाँ पे क्रोमोसोम टोटल हो गए 8 हो गए ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रोमोसोम हो गए, मतलब, और यहाँ पे सेट हो गए 2n डिप्लॉयड। अब यहाँ पे देखिए एक सेल मैंने ये वाला बनाया है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्रोमोसोम नंबर 4 है। अब आप मुझे बताइए जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसका कितना सेट है? एक ही है, सिंगल ही है, ये कोई पेयर नहीं है। 2 भी 1 ही है, 3 भी 1 ही है, 4 भी 1 ही है, ओनली सिंगल सिंगल सेट है। तो ऐसा सेल जहां पे सिंगल सेट होता है क्रोमोसोम का उसे कहते हैं हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं कि ओनली सिंगल ही है। अब एक कंडीशन और मान के चलते हैं, लास्ट वाली थर्ड कंडीशन ये है, एक क्रोमोसोम नंबर 1 है, उसके हमारे पास एक क्रोमोसोम नंबर 1 है और इस 1 के 3 सेट है। सेकंड वाला क्रोमोसोम है, उसके भी 3 सेट है। क्रोमोसोम नंबर 3 है, इसके भी 3 सेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है आपका कितनी मतलब किस आपका कितनी फॉर्म में प्रेजेंट है? पहला क्रोमोसोम ही आपका 3 फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं ट्रिप्लॉइड। क्या कहते हैं? ट्रिप्लॉइड कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3n से। n क्या है? क्रोमोसोम का नंबर। तो यहाँ पे ट्राई का मतलब हुआ, ट्राई का मतलब होता है 3,
एंड प्लॉइड, प्लॉइडी का मतलब, जहां पर भी प्लॉइड वर्ड आ गया ना, प्लॉइडी का मतलब होता है क्रोमोसोम का नंबर। तो यहाँ पे देखिए सेट तो 3 है, मतलब यहाँ पे एक क्रोमोसोम की 3 सेट है, 3 इसको बोलना ट्रिप्लॉइड। यहाँ पे 2 सेट है और यहाँ पे 1 सेट है। जहां पे 1 सेट होगा उसको हैप्लॉइड बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो प्लीज अब इस क्वेश्चन का ध्यान से आंसर देना, ध्यान से, जो क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगी। मान लेते हैं ह्यूमन बीइंग भी छोड़ो, आप एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है और जब हम उसका डिप्लॉयड सेल निकाल रहे हैं तो उसके डिप्लॉयड सेल में हमें 10 क्रोमोसोम देखने को मिले। तो आप मुझे बताइए हमने उसकी बॉडी का कोई हैप्लॉयड सेल निकाला तो उसके हैप्लॉयड सेल में हमें कितने क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे? अगर उसके डिप्लॉयड में 2n है तो उसके हैप्लॉयड में हमें कितने देखने को मिलेंगे? टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, बताइए, सारे बच्चे आंसर देंगे। वेरी गुड, स्वागत। गुड अमनजोत। आपने, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। कितने क्रोमोसोम होंगे? 5 होंगे, बिल्कुल सही आपने कहा। आप इधर ही देख लो, अगर मान लेते थे कि यहाँ पे हमने, यहाँ पे क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 8 थे और यहाँ पे देखिए कितने हो गए? 4 हो गए। एकदम हाफ हो गया ना क्रोमोसोम का नंबर, टोटली रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया। तो ये थी हमारे पास यहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की कहानी। तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अब आप अच्छी तरीके से आंसर दे सकते हो कि जीवन फेज में हमारे पास, जीवन फेज में किसी भी सेल में, एक सेल है, एक्स सेल है और वो, और उसका 2n है, 2n है 40। तो आप मुझे बताइए जो इसका एस फेज होगा वहां पे क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? आंसर दीजिए। और यही वाला सेल है, अगर G1 में 2n 40 है, गुड 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 परिणीति, गुड अमनजोत। दिव्यम प्लीज थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा यूज कीजिए, अच्छे से ध्यान से देखिए मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है। अमनजोत आपने भी सही आंसर दिया। मैं दिव्यम क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैंने कहा अगर कोई भी एक एक्सेल है और वहां पे जीवन में उसके पास 2n है 40, मतलब डिप्लॉयड 40 है, तो आप मुझे बताइए उसके एस फेज में सेल में क्रोमोसोम का नंबर बताइए कितना होगा? मेरा क्वेश्चन ये है। दिव्या मैम स्वागत, आपने ही आंसर देना है। स्वागत, आपको ये क्या हो गया है? और दिव्यम आपको भी। अच्छा ओके, एक एक लाइन रीड करवाती हूँ, इसके बाद आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना। हाँ जी दिव्यम, अब आपने ठीक आंसर दिया है। चलो फिर भी एक लाइन आप दोबारा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ऐसे उस लाइन को ही काफी टाइम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप इस पैराग्राफ को दोबारा रीड कीजिए और जो जिस लाइन को मैं हाईलाइट कर रही हूँ प्लीज उसको आप ध्यान से पढ़ना। और फिर मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देना। हाँ जी गुड, अब पता चल गया आपको। तो मेरा क्वेश्चन वही था कि अगर G1 में 2n है तो मैंने आपसे पूछा S में, मैंने कहा था 2n अगर 40 है तो आप मुझे बताइए S में कितना होगा? S में भी 2n 40 ही होगा, क्योंकि वहां पे क्रोमोसोम का नंबर
सेम रहता है, नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। अगर पहले 2n जितना भी है वहां पे 2n, चाहे 10 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, जो मर्जी है, एस फेज में भी वो 2 सेट ही रहेंगे वहां पे, वो आपके सिंगल सेट में नहीं चेंज होगा। तो इवन आफ्टर द एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, 2n ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा वहां पे। समझ आ रहा है? आई होप अब आपको प्लीज इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास अगर कोई कह रहा है डीएनए का अमाउंट डबल होना और क्रोमोसोम का अमाउंट डबल होना, दोनों में बहुत ज्यादा दिन रात का फर्क है, तो आपको इसके बीच में डिफरेंस करना आना चाहिए। ठीक है, एस फेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्लीज आप दोबारा रिकॉर्डिंग देखना एक बार अगर आपको कोई भी डाउट है तो। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, इन एनिमल सेल, ये तो प्लीज याद है ना हम कर क्या रहे थे, हम इंटरफेस कर रहे थे, G1 फेज किया, एस फेज किया, और अभी हम G2 की बात करेंगे। एस फेज में हमने कहा कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अमाउंट जो है डीएनए का डबल होता है। अगर इनिशियल अमाउंट डीएनए का 2C है तो एस फेज में जाके वो 4C हो जाएगा, अगर 10C है तो 20 हो जाएगा, 20 है तो 40 हो जाएगा, जो मर्जी आप ले लो, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, उसमें कोई इंक्रीज नहीं आने वाला है। अब वो कह रहा है कि इन द एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या होता है, जब एस फेज चल रहा होता है, अब प्लीज ध्यान रखना एनिमल सेल अलग है, प्लांट सेल अलग है। अभी हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की, लेकिन प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इंटरफेस तो सब में चलता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो एनिमल सेल में जब एस फेज चल रहा है तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो कहाँ पे स्टार्ट होगा, बिगिन इन द न्यूक्लियस। अब ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ये सेल के किस पार्ट में हो रहा है, अमाउंट जो है डीएनए का डबल कहाँ पे हो रहा है, न्यूक्लियस में हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस में तो होता है ना क्रोमोसोम, वहीं पे डीएनए होता है। तो ये कह रहा है कि एनिमल सेल में एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में स्टार्ट होगा, begin the nucleus and centriole duplicate in the cytoplasm। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब अगर आप बच्चे भूल चुके हो सेंट्रियोल क्या था तो मैं दोबारा आपको रिकैप करवा दूं। सेल वाले चैप्टर में लास्ट में हमने आपका सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा था, याद आ रहा है? हमने कहा था सेंट्रियोल क्या होती है, एक ऑर्गेनेली होती है। सेंट्रोसोम एक रीजन होता है जिसके पास टू सेंट्रियोल होते हैं, जो किसके बने होते हैं, माइक्रो टिब्यूल के बने होते हैं, टिब्यूलिन प्रोटीन होती है। याद आ रहा है? इस तरीके से पेरिफेरल प्रोटीन थी 9 और 2 सेंटर में थे, सॉरी 2 सेंटर में नहीं थे, सॉरी रियली सॉरी, यहाँ पे हमारे 9+0 अरेंजमेंट होती है, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता। इस तरीके से 2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, कैसा होता है, एक इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रियोल है, एस फेज में ही सेंट्रियोल, अब देखिए सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब एक सेंट्रियोल तो देखो ऐसा होता है ना हमारे पास एक सेंट्रोसोम के साथ, तो ये भी अपनी अपनी कॉपी बना लेता है, लेकिन इसकी कॉपी बनती है साइटोप्लाज्म में, और जो डीएनए का अमाउंट डबल होता है वो होता है न्यूक्लियस में। समझ आया आपको? रिलेट कर पा रहे हो सेंट्रियोल वाला पार्ट, कि सेंट्रियोल आपका साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होता है, अगर सेंट्रियोल का अमाउंट 2 था तो ये भी आपका 4 ही हो जाएगा, ये भी डुप्लीकेट कर रहा है, बस उन्हें लोकेशन का फर्क है कि वो न्यूक्लियस में डुप्लीकेट कर रहा है और ये आपका साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट कर रहा है। और ये G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, किसकी प्रिपरेशन के लिए, फॉर द माइटोसिस, मतलब सेल की डिवीजन के लिए, जब आप वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, लेकिन सेल ग्रो अभी भी हो रहा है, सेल का ग्रोथ तो होता ही रहेगा। ठीक है, आपका G1 फेज हो, एस फेज हो या G2 फेज हो, जो मर्जी फेज हो, आपका जो सेल है वो ग्रो होता रहेगा, लेकिन डीएनए का अमाउंट ओनली एस फेज में ही डुप्लीकेट होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास आपका इंटरफेस के बारे में, जो भी यस स्वागत, क्योंकि मैंने आपको बताया था वहां पे सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल में नहीं होता है, याद है आपको? हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन किया था। अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज आप सेल वाली वीडियोस देखना, मैंने कहा था सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होते हैं, तो इसलिए वहां पर डुप्लीकेशन का कैसे होगा जब वो प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोबारा एक बार थोड़ा पीछे आ जाइए, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास कई बार क्या होता है, देखिए अगर सेल डिवाइड नहीं करना चाहता है, अब देखिए इंटरफेज हो गया, एम फेज हो गया, ये सारे इवेंट क्यों चल रहे हैं, जब सेल डिवाइड करना चाहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारा सेल है ना
वो आपका जीवन फेज से एग्जिट कर जाता है बाहर की तरफ। वो कहता है कि अभी मैं डिवाइड नहीं करना चाहता हूं। तो वो क्या करता है, कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग वाले पीरियड में चला जाता है, नॉन डिवाइडिंग फेज में चला जाता है। और इस नॉन डिवाइडिंग फेज को हम कहते हैं जी नॉट फेज, और इसी जी नॉट फेज को हम कहते हैं क्विसेंट फेज। इसका मतलब ये नहीं कि सेल हमारा डेड हो गया है, सेल तो हमारा एक्टिव ही रहता है, मेटाबॉलिकली मेटाबॉलिज्म उसमें चल रहा है, लेकिन क्या हो गया, कुछ टाइम के लिए वो आपका नॉन डिवाइडिंग फेज में चला गया है। अब ये नॉन डिवाइडिंग फेज में क्यों जाता है? पहला रीजन होता है कि अनवांटेड ग्रोथ नहीं करना चाहता सेल की। ये सेकंड ये होता है कि जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारी बॉडी की जो स्किन सेल होते हैं ना, ये तो आपके कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, जो अभी भी डिवाइड कर रहे हैं। जो भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी बॉडी के हर एक सेल हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, हमेशा। इसीलिए आपको पता है हमारी स्किन भी हमेशा नई नई बनती रहती है, पुरानी स्किन निकल जाती है और नई स्किन बनती रहती है। वो अलग बात है कि हमें वो नजर नहीं आती है, लेकिन पुराने सेल हमारी बॉडी के डेड हो जाते हैं और नए सेल बनते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, जैसा हम खाना खाएंगे वैसे ही हमारी बॉडी बनेगी। तो पुराने खाने से जो बॉडी बनी होती है वो भी धीरे धीरे वैनिश हो जाती है। और जब कोई अच्छा अच्छा खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी से मतलब जो हम फूड खा रहे हैं उसी से ही बनती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमारी बॉडी के जो हार्ट के सेल होते हैं, हार्ट सेल होते हैं बॉडी में, और सेकंड होते हैं जो हमारी बॉडी के न्यूरॉन होते हैं, ये आपके बहुत कम डिवाइड करते हैं। स्किन सेल तो बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं, लिवर सेल भी काफी डिवाइड करता है, लेकिन हार्ट में जो सेल होते हैं वो बहुत कम डिवाइड करते हैं। न्यूरॉन के सेल भी बहुत ही रेयरली डिवाइड करते हैं, मोस्टली ये हमारे पास इसी जी नॉट फेज में रहते हैं। अब ये डिवाइड कब करते हैं, मान लेते हैं हमें इंजरी हो गई, हार्ट के अंदर क्या हो गई, बहुत इंजरी हो गई है। अब जो इंजर्ड सेल हो चुके हैं, जिन सेल की डेथ हो गई है, उन सेल अब उनको क्या करना है, अब उनको रिप्लेस करना है और बाद में वहां पे न्यू सेल का फॉर्मेशन करना है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जी नॉट से बाहर आते हैं आपके दोबारा जीवन में, और दोबारा ये साइकिल आपको चलता रहता है। ठीक है, तो इस जी नॉट को ही हम कहते हैं क्विसेंट फेज। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जी नॉट क्या है, ये क्विसेंट स्टेज है जिसे हम जी नॉट भी कहते हैं। सम सेल, देखिए क्या क्या कह रहा है, सम सेल इन द एडल्ट एनिमल्स, जो एनिमल्स एडल्ट हो चुके हैं वो कभी भी दोबारा डिवीजन स्टार्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ सेल, सारे सेल नहीं। तो सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट द डिवीजन। बहुत सारे कुछ सेल ऐसे हैं हमारी बॉडी में जो आपके फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट सेल, हमारे हार्ट में जो सेल्स होते हैं, एंड मैनी अदर सेल, जैसे हमारे कुछ न्यूरॉन्स के भी। और कुछ सेल ऐसे, देखो कुछ सेल ऐसे हैं जो कभी डिवीजन करते ही नहीं है, बस जब एक बार एडल्ट हो गए अब फर्दर वहां पे डिवीजन नहीं होगा। और कुछ सेल ऐसे हैं जो आपकी कभी कभी डिवाइड करते हैं, बट डिवाइड कैसे करते हैं, ओकेजनली, कुछ किसी न किसी ओकेजन पे करते हैं। क्यों करते हैं, एज नीडेड टू रिप्लेस द सेल, उसे उन सेल को रिप्लेस करना है जो सेल आपकी लॉस्ट हो चुके थे बिकॉज ऑफ द इंजरी और द सेल डेथ। मान लेते हैं कि इंजरी हो गई और सेल की डेथ हो गई, अब उसको रिप्लेस करना है, तो क्या होते हैं, कुछ सेल हमारे तब डिवाइड करते हैं। सो दीज सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर, ये आपके क्या फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं और एग्जिट कर जाते हैं, जीवन फेज को छोड़कर कहां पे एंटर हो जाते हैं, एक इनएक्टिव स्टेज में, जिसे हम कहते हैं क्विसेंट स्टेज, और इसी को बोलते हैं जी नॉट ऑफ द सेल साइकिल। लेकिन इस जब कोई भी सेल हमारा इस स्टेज के अंदर जाता है तो तब भी वो आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब वो आपका डेड नहीं है, मेटाबॉलिज्म करता है। वो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप सबने ये चीज नोटिस की होगी, हमारे घर में जो डब्बों में जो चने होते हैं ना, चनों के बीज होते हैं, अभी आपको लग रहा है कि वो मूव तो कर नहीं पा रहे, वो तो सारे सारे डेड है। लेकिन अगर आप उन बीज को निकाल कर किसी कटोरी में डालते हो और आप उसमें पानी डाल देते हो, आप 2 दिन बाद देखते हो कि वहां से रूट्स आनी शुरू हो जाती है, तब तो वो लिविंग हो गया। अब इसका मतलब पता क्या था यहाँ पे, कि सेल क्या था, हमारा एक्टिव ही था, वो लिविंग ही था, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा थोड़ा वो स्लो कर दिया था उसने, ज्यादा टाइम सर्वाइव करने के लिए। अगर वो डेड होता तो कभी भी यहाँ पे रूट एंड शूट तो डेवलप नहीं होता है, इनको स्प्राउट्स बोलते हैं। आप कोई भी ग्रेन्स देखते हो सब में ऐसा ही होता है। तो वहां पे बस वो होता क्या कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को थोड़ा सा स्लो कर देता है। तो यहाँ पर हमारी बॉडी में भी वही होता है कि कई बार सेल क्या होते हैं, आपके वो इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं,
और इनएक्टिव फेज में कब तक जा रहे हैं, जब तक उनको वहां पे कुछ फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, उनको सिग्नल नहीं आते कि अब हमें डिवाइड करने की जरूरत है। लेकिन जब हमारा कोई भी सेल इस जी नॉट फेज में जाता है, उस टाइम पे भी वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लेकिन वो आपका प्रोलिफरेट नहीं करता है, मतलब अपना नंबर नहीं बढ़ाता है। और कब तक नहीं बढ़ाता है, जब तक उसको लगता नहीं कि यहाँ पे इनकी बॉडी में किसी चीज की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे क्या है, सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism। ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर लग रहा है कि वहां पे रिक्वायरमेंट है तो हमारा कोई भी सेल इस जी नॉट से बाहर आएगा, अगर उसको लग रहा है कि नहीं रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो कभी भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे भी दो केसेस होते हैं। कुछ सेल ऐसे हैं, जैसे हार्ट सेल हो गया, ये कभी जी नॉट से बाहर आते ही नहीं है। और कुछ सेल ऐसे हैं कि पुराने सेल, जो सेल इंजर्ड हो चुके हैं या उनकी डेथ हो चुकी है, उनको रिप्लेस करने के लिए वो बाहर निकलते हैं, अदरवाइज वो हमेशा इस जी नॉट फेज में रहता है। ठीक है, समझ आया आपको ये जी नॉट फेज क्या है? बताइए। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं, अपनी ही बात कर लेते हैं, ये जो माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, ये हमें हमेशा डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में ही देखने को मिलती है, जर्म सेल में कभी भी नहीं होती है। अभी जर्म सेल क्या होते हैं, सोमेटिक सेल क्या होते हैं, इनको समझते हैं। हमारे बॉडी के वो सेल जो हमारी एंटायर बॉडी बना रहे हैं एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव सेल। कहने का मतलब क्या है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो फीमेल के अंदर एग एंड मेल की बॉडी से स्पर्म, ये दो सेल ही ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब एक बच्चे को बनाने के लिए जिसका यूज किया जाता है। उन सेल को हम कहते हैं जर्म सेल, और उसी हम कहते हैं जर्म लाइन सेल। इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी सेल हैं, जो हमारे आईज में है, नोज में है, माउथ में है, ब्रेन में है, हमारी आर्म्स में है, लेग्स में है, हार्ट में है, ब्रेन में है, वो सारे सेल, इन सबका रिप्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं होता, उसे कहते हैं सोमेटिक सेल। तो यहाँ पे क्या लिखा, सोमेटिक सेल क्या है, सच दिस न्यूरॉन, जैसे एग्जांपल दिया न्यूरॉन का, आप कोई भी सेल लो, विल नॉट पास ऑन द जेनेटिक मॉडिफिकेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मोस्ट सेल्स इन द बॉडी आर द सोमेटिक, बट जर्म सेल्स कौन कौन से होते हैं, लाइक एग सेल एंड स्पर्म सेल। यही क्या करते हैं, इन्हीं दोनों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है बच्चे के अंदर वही ट्रांसफर होती है। लेकिन हमारी बॉडी में बाकी इसके अलावा जितने भी सेल हैं उन सबको हम कहते हैं सोमेटिक सेल। अब इसका ध्यान रखना, हमारी बॉडी में जितने भी सोमेटिक सेल होते हैं ना, जितने भी, उन सब में हमने क्या देखा है, हमारे पास डिप्लॉयड सेट होता है क्रोमोसोम का। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, देखो 2 सेट है, नजर आ रहे हैं, 2 सेट 2 सेट 2 सेट, सबके 2 सेट है। तो हमारी बॉडी में जितने भी सोमेटिक सेल हैं, सारे सेल कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं नेचर में। लेकिन हमारी बॉडी में जो कैसे सेल हैं, जर्म सेल हैं। इन जर्म सेल को हम गैमेट सेल भी कहते हैं। उन सब में सारे क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं नेचर में। उन सब के पास क्या है, एन सेट होता है क्रोमोसोम का। आप देख पा रहे हो, सिंगल सिंगल सेट है सब में, नोटिस कर पा रहे हो? तो ये किसमें होता है, जर्म सेल में। तो हमने क्या देखा कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें हमारे पास ये जो डिप्लॉयड सोमेटिक सेल है, यहीं पर ही माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना इतनी देर से, माइटोटिक अभी जो हमें करनी है, अभी डिटेल में तो नहीं किया, लेकिन एक सेल से जो 2 सेल बनते हैं, ये ओनली सोमेटिक सेल में ही होता है। जो ये जर्म सेल है, जर्म सेल में कभी भी माइटोसिस नहीं होती है। मतलब जो हैप्लॉयड सेल है हमारी बॉडी में, उसमें कभी भी जर्म सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन नहीं होगा, ओनली सोमेटिक सेल में होगा, ओनली सोमेटिक सेल में ही माइटोटिक सेल डिवीजन होगी। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिर जर्म सेल में क्या होता है, जर्म सेल में एक सेल डिवीजन और होती है, उसका नाम है मियोसिस। इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मियोसिस क्या होती है, लेकिन इसका ध्यान रखना, जो हमारी बॉडी के जर्म सेल्स होते हैं, मतलब जो हैप्लॉयड सेल होते हैं, वहां पे मियोसिस होती है बट माइटोसिस नहीं होती है। जो जितने भी सोमेटिक सेल है वहां पर माइटोटिक सेल डिवीजन होती है। समझ आया आपको?
लेकिन अगर हम बात करते हैं ना आपकी प्लांट्स की, तो प्लांट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लांट में क्या देखा गया है कि सेल हमारा डिप्लॉयड हो या हैप्लॉयड हो, दोनों में ही माइटोसिस होती है। अगर आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक प्लांट का ही वो डायग्राम है। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये देखिए हमारे पास स्पोरोफाइट जो प्लांट है, उसकी प्लांट बॉडी, चलो आप इस डायग्राम को देख लो, ये ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्लांट के अंदर जो ये फ्लावर वाला पोर्शन होता है ना, इससे हम कहते हैं स्पोरोफाइट, और ये नेचर में डिप्लॉयड होता है। तो आप उसके बाद स्पोरोफाइट के अंदर, मतलब स्पोरोफाइट से ही क्या बनता है, गैमेट्स बनते हैं। लेकिन गैमेट्स कैसे बनते हैं, पहले स्पोर की फॉर्मेशन होती है। आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा ना, जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। वहीं से क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। लेकिन स्पोर एक्चुअल में होते हैं आपकी हैप्लॉइड, एंड स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। अब ये देखिए स्पोर क्या है, ये हैप्लॉइड है। लेकिन इस हैप्लॉइड स्पोर में माइटोसिस होके ही हमें क्या मिलता है, मेल और फीमेल गैमेट मिलता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्लांट के अंदर जो हैप्लॉइड स्पोर है, वहां पर भी माइटोसिस हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके क्या बनाते हैं, यहाँ पे जाइगोट बनाते हैं। तो जाइगोट क्या है, 2n है। यहाँ पे 2n के अंदर भी माइटोटिक डिवीजन हो रही है, और यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर के अंदर भी माइटोटिक डिवीजन हो रही है। तो प्लांट के अंदर चाहे हमारे पास डिप्लॉयड जाइगोट हो या हैप्लॉइड स्पोर हो, दोनों के अंदर ही माइटोटिक सेल डिवीजन होती है। बट अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, वहां पे ऐसा नहीं होता। माइटोटिक सेल डिवीजन हमेशा किसमें होती है, ओनली इन द सोमेटिक सेल। जर्म सेल में कभी भी माइटोटिक डिवीजन नहीं होती है, वहां पर होती है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, उसको हम बाद में बात करेंगे। स्पोर कैसे गैमेट बनाता है परिणीति, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि एक्चुअली ये आपका काफी ज्यादा डिटेल में है। अभी जस्ट ओनली ये समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे ये स्लाइड को यहाँ पे अपलोड किया है, कि आप इसको समझ जाओ कि प्लांट सेल में जो, अगर कोई प्लांट का सेल डिप्लॉयड है, उसमें भी माइटोसिस हो सकती है। और प्लांट का सेल अगर कोई हमारे पास हैप्लॉयड है, उसके अंदर भी माइटोटिक सेल डिवीजन हो सकती है। कैसे होती है वो प्लीज मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे पास प्लांट है, उसकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड फेज भी आ रहा है। ये देखिए हैप्लॉयड फेज n है, ये भी आ रहा है। और डिप्लॉयड फेज 2n ये भी आ रहा है। तो ऑल्टरनेट मैनर में दोनों ही फेज चलते हैं, हैप्लॉयड भी चलता है, डिप्लॉयड भी चलता है। इसको कहते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। मतलब एक ही जनरेशन में दोनों फेज आ रहे हैं ऑल्टरनेट मैनर में, कभी हैप्लॉयड कभी डिप्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज मेंशन है, प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड एंड द डिप्लॉयड सेल। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास जो प्लांट सेल होते हैं, उसमें ये जो माइटोटिक डिवीजन होती है, प्लांट सेल के अंदर जो माइटोटिक डिवीजन होता है, वो हैप्लॉयड सेल में भी होता है एंड डिप्लॉयड सेल में भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट से क्या क्या मिलता है हमें, स्पोरोफाइट के अंदर जब मियोसिस होती है, हमें हैप्लॉयड स्पोर मिलते हैं। अब प्लीज आप इस मियोसिस में अभी कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि अभी ये वाला फेज मुझे आपको करवाना है। लेकिन स्पोर आप ये समझ लो हैप्लॉयड होते हैं, नेचर में एन होते हैं। लेकिन इसमें माइटोसिस होकर ही क्या बनता है, गैमेटोफाइट बनता है, मतलब गैमेट्स बनते हैं। और गैमेट्स फ्यूज होके डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। लेकिन जाइगोट में भी माइटोटिक हो रहा है। तो ये देखिए जाइगोट डिप्लॉयड है और स्पोर क्या हैप्लॉयड है, दोनों में ही माइटोसिस हो रहा है। और कैसे हो रहा है, ऑल्टरनेट मैनर में, कभी ये वाली जनरेशन है कभी ये वाली है। तो इसी को बोलते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। आइडेंटिफाई द प्लांट स्पीशीज एंड स्टेज एट व्हिच माइटोसिस इज सीन इन द डिप्लॉयड सेल। तो बस आपको यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखनी है कि माइटोसिस क्या होगा, डिप्लॉयड सेल हो या हैप्लॉयड सेल हो, दोनों में ही हो रहा है प्लांट में। लेकिन अगर बात करते हैं एनिमल्स की, एनिमल में माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली सोमेटिक सेल में होगा, कभी भी जर्म सेल में नहीं होगा। आपको ये वाली लाइन समझ आई, बताइए। अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो जो भी कंटेंट अभी हमने आपका किया, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब उन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद ही मुझे दोगे। ये क्वेश्चन सारे आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो वहीं से ये मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स
कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स? पहला क्वेश्चन ये है, क्या है पहला क्वेश्चन? हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स? कैसे प्लांट एनिमल्स कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में? और सेकंड क्वेश्चन है, डू ऑल सेल्स इन प्लांट डिवाइड एट ऑल टाइम? अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो क्या प्लांट की बॉडी में जितने भी सेल है क्या वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं? अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या एनिमल की बॉडी में भी ऐसा है कि सारे सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं? अभी भी हमने पढ़ा ना, क्या हमारी बॉडी के सारे सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं? नो, वेरी गुड। कौन से सेल डिवाइड नहीं करते हैं? जैसे हार्ट के सेल हैं, वो आपके डिवाइड नहीं करते हैं कॉन्टिन्यूसली मैनर में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू टेल द नेम एंड लोकेशन ऑफ टिश्यू हैविंग सेल्स दैट डिवाइड ऑल द लाइफ इन हार्ट प्लांट? एंड लास्ट क्वेश्चन है, डू एनिमल्स हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? अब इन सबका आंसर तो मैं आपको भी दूंगी ही, लेकिन आप भी कल ये सारे क्वेश्चंस करके लेके आओगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स? तो सेम वही बात है, प्लांट हो या एनिमल हो, वो कैसे ग्रो करते हैं? सेल की डिवीजन करते हैं। एक सेल है, सेल क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और उस तरीके से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। लेकिन सारे सेल जो है प्लांट के अंदर वो डिवाइड नहीं करते हैं। एक क्या होता है, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल के अंदर एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की। तो यहाँ पे देखिए पहले का आंसर क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो all their lives because the cells in them undergo division। क्योंकि जितने भी सेल है उनके अंदर वो सारे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। वो तभी क्या हो रहा है, वहां पे ग्रोथ हो रही है। अगर सेल डिवाइड करना बंद कर दे तो वहां पे कभी भी डिवीजन, सॉरी, अगर सेल डिवाइड करना बंद कर दे तो कभी भी वहां पर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन था, क्या सारे सेल प्लांट के अंदर डिवाइड करते हैं? तो आंसर है नो, सारे सेल डिवाइड नहीं करते हैं। जो सेल डिवाइड करते हैं ना प्लांट के अंदर, प्लीज आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, उन सेल को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। प्लांट के अंदर एक मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं। एक्टिवली डिवाइडिंग मतलब हमेशा डिवाइड करते रहते हैं हायर प्लांट के अंदर। तो मेरिस्टेमेटिक सेल ही डिवाइड कर सकते हैं, बाकी सेल डिवाइड नहीं करते हैं। जहां जहां मेरिस्टेमेटिक सेल होगा ना, उसकी कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेरिस्टेम ग्रुप होता है सिमिलर एंड इमेच्योर सेल का, जो डिवाइड करता है एंड फॉर्म करता है न्यू सेल्स इन द हायर प्लांट। और मेरिस्टेम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? अब आपने देखा होगा प्लांट के अंदर रूट भी ग्रो करती है, शूट भी ग्रो करती है, लीव्स भी ग्रो करते हैं, ठीक है। और वहां पे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम, वो भी ग्रो करते हैं। तो उन सब की ग्रोथ किस वजह से हो पाती है? ड्यू टू द मेरिस्टेम, क्योंकि वहां पर मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। अगर आप वहां से मेरिस्टेम को रिमूव कर दो तो कभी भी प्लांट की रूट, शूट, लीव्स या वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। पूरी की पूरी लाइफ में प्लांट्स में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। लेकिन इन एनिमल्स द न्यूरॉन डू नॉट अंडरगो डिवीजन। तो अभी भी मैंने आपको बताया, एनिमल्स के अंदर एक न्यूरॉन्स हो गया, सेकंड हो गया हार्ट सेल, ये कभी भी आपका फर्दर डिवीजन नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जो हमारे न्यूरॉन्स है, जैसे एज के साथ साथ क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। तो डैमेज होने के बाद वो दोबारा कभी नहीं बनते हैं। जो एक बार न्यूरॉन डैमेज हो गया उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं, कभी भी रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर थे, समझ आया आपको? अब एक क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे अभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल। आपने स्टडी किया माइटोसिस को कहाँ पे? जो अनियन का जो रूट का टिप होता है। अब मैं आपको बता दूं, अनियन की जो रूट की टिप होती है वो हमारे पास सोमेटिक सेल होता है। इट हैज 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल। और हमने क्या देखा कि जो अनियन रूट का जो टिप है उसकी सेल में हमें कितने क्रोमोसोम मिले? वहां पे 16 क्रोमोसोम मिले हमें सारे के सारे सेल में। सो कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम्स will cell have at the G1 phase, S phase and after the M phase? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। And also what will be the DNA content of the cell at the G1 phase, after the S phase, G2 phase and if the content after M phase is a 2C? तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए।
ओके जी, वेरी गुड परिणीति, आपने सही आंसर दिया पहले क्वेश्चन का। स्वागत, आपने भी सही आंसर दिया। क्वेश्चन क्या था कि अगर आप माइटोसिस की सॉरी, अगर आप अनियन की रूट टिप को निकालो, वहां पे आप स्टडी कर रहे हो माइटोसिस, तो 16 क्रोमोसोम उसके सेल में है, तो आप बताइए कि क्रोमोसोम का नंबर जीवन में क्या होगा, एस में क्या होगा, और आफ्टर एम फेज कितना होगा। तो कितना होगा सब में, परिणीति जीवन में 16 होगा। एक मिनट, आपने परिणीति पहले आंसर दिया था ना। जीवन में होगा 16, जीवन में 16 होगा, एस में 32 होगा। अच्छा आप डी ने बता रहे हो, ओके ओके ठीक है ठीक है, ओके एम में 32 होगा, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। देवम आप भी आंसर दीजिए, आपको समझ आ रहा है, क्वेश्चन समझ आया दिव्या? यस मैम। ठीक है, फिर आंसर दीजिए। G1 में मैम हो जाएंगे, और मैम चैट में करना है। नहीं ऐसे ही बता दो, बाकी उन्होंने आंसर दे दिया है। G1 में 16 हो जाएंगे, S में भी 16 होंगे, और M फेज में 32 हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, एम फेज में आपके 32 होंगे, लेकिन बाद में सेल डिवीजन के बाद दोबारा 16 हो जाएंगे वहां पे, ठीक है, आफ्टर एम फेज। एम फेज के बाद, एम फेज के बाद जीवन ही आता है ना, यस मैम। तो फिर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल। अब देखो डीएनए कंटेंट जीवन में कितना होगा, एस में कितना होगा, G2 में कितना होगा, और इफ द कंटेंट आफ्टर एम फेज इज 2C। और वो बोल रहा है कि मान लेते हैं एम फेज के बाद वहां पे डीएनए का कंटेंट आपका 2C था, 2C था वहां पे, तो आप बताइए एस में कितना होगा। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन आपको, ये G2 में कितना होगा और यहाँ पर कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल। आपको डीएनए कंटेंट बताना है, जीवन में बताना है, एस में बताना है, एंड G2 में बताना है। और कब बताना है, कि वो क्या कह रहा है कि इफ द कंटेंट आफ्टर एम फेज, अगर एम फेज के बाद कंटेंट क्या कितना था, 2C था, एम फेज के बाद कौन सा फेज आता है, तो हम अब हमें बताइए जीवन में, एस में और G2 में कितना होगा अगर एम फेज के बाद कंटेंट था 2C। क्वेश्चन सबको क्लियर है ना। परिणीति आपको ना इसके रिस्पेक्ट में आंसर देना है। अब उन्होंने यहाँ पे डीएनए कंटेंट आपका 2C दिया है आफ्टर एम फेज। क्वेश्चन में डिकोड कर लूं या फिर आप लोगों को समझ में आ गया है। अच्छा समझ नहीं आया, ओके। देखिए वो क्या कह रहा है, what will be the DNA content of the cell at G1 S and G2 if the content। ये देखो ना, देखो आपको इसको देखो कैसे समझना है, बहुत ही सिंपल है। इंटरफेस बताइए, सेल साइकिल का एक तो इंटरफेस था और सेकंड था एम फेज, यही हमने बात की। इंटरफेज में G1 आता है, G1 के बाद S आता है, इसके बाद कौन आता है, G2, देन M आता है, M के बाद दोबारा G1 आता है, G1 के बाद दोबारा S आता है, दोबारा G2 आता है, G2 के बाद दोबारा कौन आता है, M आता है। अब वो कह रहा है यहाँ पे
कि अगर हमारे पास ठीक है ठीक है ठीक है, परिणीति आपने सही आंसर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल। डीएनए कंटेंट कितना होगा सेल का G1 में बताइए, आफ्टर एस फेज के बाद बताइए, और G2 में बताइए इफ द कंटेंट आफ्टर एम फेज इज 2C। अगर एम फेज के बाद डीएनए का कंटेंट 2C है तो आप हमें बताइए G1 में, एस में, G2 में कितना होगा। एम फेज के बाद G1 ही तो आता है। अगर एम फेज के बाद डीएनए कंटेंट 2C था, यहाँ पे देखिए, तो G1 में भी तो 2C ही रहेगा ना, यहाँ पे 2C रहेगा, और एस फेज में आके डबल हो जाएगा, यहाँ पे 4C हो जाएगा, और G2 में भी सेम ही रहता है, 4C ही रहता है। G2 में तो अब डीएनए का अमाउंट कोई कुछ चेंज नहीं होता ना, ओनली एस फेज में आके डबल होता है। तो यहाँ पर G1 में 2C हो जाएगा, यहाँ पे 4C हो जाएगा, और यहाँ पे 4C हो जाएगा दोबारा। समझ आया आपको? स्वागत, समझ आया? स्वागत। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें यहाँ पर वही लिखी है। पहला क्वेश्चन तो आप सबने ही सही दिया था। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फॉर द फर्स्ट पार्ट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल विल हैव आफ्टर G1 फेज 16, एस में भी 16 ही रहेंगे, और एम फेज में सेल का डिवीजन होगा तो पहले वहां पे 32 हो जाएंगे, लेकिन बाद में आफ्टर उसके बाद दोबारा में 16 रह जाएंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है, दे आर आस्किंग फॉर द डीएनए कंटेंट, और उन्हें क्या बताया, एज मेंशन अबाउट ड्यूरिंग द एस फेज, डीएनए कंटेंट आपका डबल हो जाता है। तो G1 फेज से पहले एम फेज आता है, और एम फेज में था 2C, तो G1 फेज में भी 2C ही होगा। तो G1 फेज द डीएनए कंटेंट विल बी 2C, आफ्टर एस फेज द डीएनए कंटेंट 4C, एंड G2 में भी 4C ही होगा। समझ आया आपको? तो ये हमारा आज इंटरफेस एकदम कंप्लीट हो गया है। हमने इसको काफी अच्छे तरीके से कर लिया है। अब प्लीज आप इसको और ज्यादा रिवाइज करना। अब हमारे पास यहाँ पे इंटरफेस कंप्लीट होने के बाद कौन सा फेज आता है, अब हमारे पास आता है एम फेज। इस एम फेज को हम माइटोसिस भी कहते हैं, और इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। और यही वाला वो फेज है जिसमें सेल हमारा एक्चुअल में सेल डिवीजन करता है। और इसकी भी 2 फेज होते हैं, बहुत बार कर चुके हैं। पहला आता है कैरियोकाइनेसिस, पहला कौन सा आता है, कैरियोकाइनेसिस, और सेकंड में आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन। और ये काफी ज्यादा छोटा होता है इंटरफेस के कंपैरिजन में। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 24 घंटे में से 1 आवर का टाइम ही माइटोसिस में रहता है। बाकी जो आपका, आप ये कह लो 23 आवर कह लो, जो 95% कह लो सेल साइकिल, वो हमारा इंटरफेज में ही चलता है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, हमारा जो एम फेज है उसके 2 फेज है, पहला है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड है साइटोकाइनेसिस। आज मैं आपको यहाँ पे हल्का हल्का आइडिया दूंगी, क्योंकि बाकी पोर्शन हम कल ही करेंगे, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा यही बता देती हूँ कि हम एक आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपका। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा एम फेज है, उसमें टोटल कितनी स्टेजेस है, 4 स्टेजेस हैं। सॉरी, एम फेज में 2 है, पहला है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड है साइटोकाइनेसिस। इस कैरियोकाइनेसिस के ही ये 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, और लास्ट में आता है टेलोफेज, जो लास्ट स्टेज है। एंड इनके बाद आता है लास्ट में साइटोकाइनेसिस, जो कंप्लीट करती है माइटोटिक फेज को। अभी यहाँ पर जो आप फिगर देख पा रहे हो, ये हमारे पास पूरी किसका फिगर है, ये हमारे पास इस एम फेज का ही डायग्राम है पूरा का पूरा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ, हल्का सा, लेकिन बाकी पोर्शन हम आप नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ गया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में काफी अच्छे तरीके से करेंगे। जस्ट ओनली एक फिगर से समझाऊंगी आज, जितना समझ आ गया ठीक है, बाकी देख लेंगे। अब देखिए सेल यहाँ पे,
इस डायग्राम को देखिए, सबसे पहले यहाँ पे G1 दिखाया है, फिर S दिखाया है, G2 दिखाया है, और G2 के बाद ये पूरा फेज कौन सा है, ये M फेज है, M फेज है। और M फेज में भी सबसे पहला वाला फेज कौन सा है, प्रो फेज। प्रो फेज के बाद मेटा फेज, एना फेज, और लास्ट में आता है टीलो फेज। टीलो फेज के बाद ही कौन आता है, साइटोकाइनेसिस होता है, सेल का डिवीजन होता है। अब देखिए यहाँ पे G1 फेज में जस्ट यहाँ पे देखिए कितने क्रोमोसोम दिखाए गए हैं पर सेल, 4, देख पा रहे हो, 2 ब्लू वाले 2 रेड वाले, 4 क्रोमोसोम है। और जो नंबर जो है डीएनए का पर मॉलिक्यूल वो भी 4 ही है। लेकिन एस फेज में क्या हुआ आप सबको पता है, यही हुआ ना, ये देखिए जो हमारे पास ये था ब्लू वाला, इस ब्लू वाले ने भी देखिए अपनी कॉपी बना ली 2, ये देखिए यहाँ पे, और दूसरे वाले ब्लू वाले ने भी अपनी कॉपी बना ली। 2 रेड वाले से देखो, रेड वाले ने भी कॉपी बना ली, कब, एस फेज में ये वाला इधर हो गया था। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर भी 4 था और यहाँ पर भी 4 है, मतलब ये वाला इवेंट इधर ही होगा ना एस फेज में। तो देख सकते हो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल अभी भी 4 है, लेकिन डीएनए कंटेंट क्या हो गया है, 4 से 8 हो गया है। अब G2 फेज में तो वही रहता है, क्रोमोसोम का नंबर भी और डीएनए का अमाउंट भी सेम रहता है जो एस फेज में था, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आते। अब हमारा ये सेल कहाँ चला जाता है, प्रोफेज में चला जाता है। अब देखिए प्रोफेज में जाने के बाद क्या होता है, हमारे पास ये जो इतना आप ये कंडेंसेशन देख पा रहे हो ना, क्रोमोसोम आपको कॉम्पैक्टली अरेंज आ रहे हैं। एक्चुअली ये ना इतने अच्छे तरीके से नजर नहीं आते हमें इधर, जब G1 और S फेज होता है, काफी ज्यादा मतलब इतना यहाँ पे कंडेंसेशन होता नहीं है, अच्छे तरीके से विजिबल नहीं होते हैं। तो ये आपकी ना और ज्यादा कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। और अब प्लीज अब रिकॉल करने की कोशिश कीजिए हल्का हल्का, जब हमने आपका सेल वाला चैप्टर किया था तो हमने वहां पे सेंट्रोजोम पढ़ा था। ये नजर आ रहा है आपको, ये वाला एरिया, हमने कहा था एक रीजन होता है सेंट्रोजोम, जिसके पास 2 सेंट्रियोल होते हैं। अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखो तो आपको ये नजर आ रहे हैं सेंट्रियोल, इसके अंदर एक ऐसा और एक ऐसा दिख रहा है आपको इसमें, एक ये देखिए, ये वाला देखिए, ये देखिए ऐसे नजर आ रहे हैं, और ये गोला गोला से ये रीजन है। यहाँ पे हमने कहा था यहाँ पे एक फ्लूइड भी होता है, नजर आ रहा है आपको, 2 जगह नजर आ रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, विजिबल है हर जगह, ये सेंट्रोजोम नजर आ रहे हैं, और इसके पास 2 सेंट्रियोल भी है, और एक सेल में आपको यहाँ पे 2 सेंट्रियोल नजर, 2 सेंट्रोजोम नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी अभी हमने बात की थी कि जब एस फेज होता है तो एस फेज में ये देखिए हमारे पास ये एक सेंट्रोजोम था, हमने कहा था इसका भी डुप्लीकेशन हो जाता है एस फेज में। तो देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और यहाँ से कुछ कुछ धागे से नजर आ रहे हैं, धागे से राइज हो रहे हैं, इन्हें कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। अब माइक्रोट्यूब्यूल क्या काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा अटैच होना शुरू हो जाते हैं इस क्रोमोसोम पे। कब शुरू हो गए, प्रोफेज में शुरू हो गए, बट मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम आपके एक लाइन में आकर अरेंज हो जाते हैं, और इस लाइन को हम कहते हैं इक्विटोरियल प्लेट। जैसे आप सबको पता है, अगर हम एक अर्थ का डायग्राम बनाते हैं तो आप सबको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, और इसको हम पोल बोलते हैं। जहां पर हम रहते हैं, हम इक्वेटर रीजन में रहते हैं ना, और अर्थ का ये वाला पोर्शन ही पोल होता है, एक होता है साउथ पोल और एक होता है एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल, ऐसे ही होता है, ये वाला इक्वेटर रीजन है। तो यहाँ पर भी देखिए ऐसे ही होता है, हमारे पास जो सेल है इसके हमने ये जो 2 एंड है ना, जहां पर सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट है, इसको हम नाम दे देते हैं पोल का, और बीच में जिसका जो सेंटर हो गया इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेटर का। तो मेटाफेज में क्या होता है कि हमारे पास ये जो क्रोमोसोम्स है ना, वो आपके एक पूरी की पूरी प्लेट में आके अरेंज हो जाते हैं। इस प्लेट को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट, या इसी को कहते हैं इक्विटोरियल प्लेट। और क्रोमोसोम्स क्या हो गए, अलाइन हो गए। एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे अलाइन हुए थे ये आपके सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाता है इन क्रोमोसोम्स का। ये आपके बीच में जो सेंटर में होल्ड करके रखता है ना इन सिस्टर क्रोमेटिड को, उनका यहाँ पे क्या उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, और जैसे स्प्लिटिंग हुई देखिए ये आपका ये पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं एनाफेज में। और यही वाला फेज होता है जब क्रोमोसोम का नंबर आपका डबल होता है, क्योंकि देखिए अब सबको यहाँ पे अपना अपना सेंट्रोमेर मिल जाते हैं सबको, तो सेंट्रोमेर मिलने की वजह से यहाँ पे सब ये एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम बन जाते हैं, और इसके बाद सेल हमारा 20 से डिवाइड कर जाता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और देखिए जब सेल 20 से डिवाइड कर गया तो जैसा पेरेंट सेल था 4 क्रोमोसोम थे, देखिए सबको अपने अपने क्रोमोसोम मिल गए, अपने जैसा ही सेल बना देता है। तो इसी को हम
कल वाली क्लास में आपका पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। और देखिए पेरेंट सेल 1 था और इसी से क्या हुआ, यहाँ पे 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया, 2 सेल बन गए। थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो, ज्यादा नहीं तो हल्का सा। एक्चुअली परिणीति वही मैंने कहा कि बाकी सेल ऑर्गेनेलिस कहाँ है वो मैं आपको कल ही बताऊंगी। अभी तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं है। ये भी नहीं बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी डिसअपियर हो जाती है। जस्ट एक आइडिया दिया कि हम ऐसे ऐसे इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता है। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि अब इसको करवाने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप देखो आगे, देखिए ये प्रोफेज में देखिए मैंने भी आपको कुछ भी नहीं बताया। प्रोफेज भी काफी बड़ा है, मेटाफेज भी काफी बड़ा है, एनाफेज भी, लास्ट में टीलोफेज भी। जस्ट ओनली एक आइडिया है कि यहाँ पे कैसे कैसे चीजें हो रही है। ठीक है, जस्ट ओनली यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझाने का मतलब यही था कि आप हल्का से एक बार देख लो उसको कि कैसे कैसे चीजें काम कर रही है। मतलब ये अगर आप ये वाला फिगर भी देखो तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये था पेरेंट सेल, यहाँ पे ये वाला, और देखिए ये बाद में जाके ये 2 सेल बनाता है। तो जैसा ये खुद है वैसे ही यहाँ पे 2 सेल बन चुके हैं। तो ये पूरा इवेंट कैसे कैसे हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे कल। इतना आपको समझ आ गया सबको? दिव्यम, परिणीति, स्वागत। इसके अलावा जो हमने यस किया, मैम। मुझे था कि शायद आज आपका कंप्लीट हो जाए, बट हो नहीं पाएगा, काफी टाइम लग जाएगा अभी भी इसमें। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया ना तो प्लीज आप एक काम करना, देख लेना कि उसको अच्छी तरीके से समझना। इंटरफेस को आप अच्छे से करके आना। इंटरफेस समझ में आ गया ना, एम फेज तो, और आपको बस टाइम इसी में लगेगा, ओनली माइटोसिस में, एम फेज में। इसके बाद हम नेक्स्ट आपका मियोसिस पढ़ेंगे। तो मियोसिस तो आपको बहुत अच्छे एकदम ही समझ आ जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं। अगर आपको ये माइटोसिस समझ में आ गया तो और कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है, आप देखो यहाँ पर भी देख पा रहे हो, उस लाइन को रिलेट करो। हमने क्या कहा था, जो एस फेज होता है वहां पे जो ये सेंट्रोसोम है उसका देखिए उसका अमाउंट भी डबल हो जाता है। सेंट्रोसोम के अंदर देखिए 2 ऑर्गेनेल, ये कौन है, ये हमारे पास सेंट्रियोल है। तो देखिए प्रोफेज में ये भी हमें 2 2 देखने को मिल रही है। ठीक है, तो चीजों को प्लीज आप इस तरीके से रिलेट करना, पढ़कर आना। फिर मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट क्लास, हो सकता है कि कल हो, अगर कल किसी न किसी रीजन की वजह से नहीं हुई तो परसों हम क्लास रखेंगे फिर। तो आज हमें इतना ही करना था, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे।